हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के संकल्प में आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स के जो देखा था आरबीआई से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड उसके फंक्शन एंड जो वो रुपयों को छापता है वो प्लेसेस देखे थे हमने, वो कहाँ कहाँ पर है। तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखे हैं जस्ट इसके पीछे लेक्चर है वो देख लीजिएगा। आज जो हम पढ़ेंगे उसी आरबीआई से रिलेटेड जो वेरी इंपॉर्टेंट जिसको आप बोल सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत लोगों की समझ में नहीं आता मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, तो वही मैं आपको आज जो है बहुत हल्के अंदाज में इसको समझाऊंगा कि व्हाट इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति क्या है, किसे कहते हैं। चलिए मॉनेटरी पॉलिसी को एक हल्की लैंग्वेज में समझ लेते हैं। पहले तो इसको समझ लेते हैं ये आरबीआई का एक कार्य ही है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। आरबीआई का एक कार्य है और आरबीआई का जो ये कार्य है ये बेहद ही संवेदनशील है, बेहद ही आपका सेंसिटिव है। मैं सेंसिटिव क्यों कह रहा हूँ? सेंसिटिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी अगर अच्छी बन जाती है तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। और इसके एडवर्स अगर कंडीशन हो गई, इट मीन्स कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी गलत बन गई और फिर वो लागू हो गई तो उसके अनुसार जो है अर्थव्यवस्था की जो आपकी वृद्धि, आर्थिक वृद्धि है वो बेकार हो जाएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी बनती है तो अच्छा काम, और बेकार बन जाती है तो बेकार काम या फिर बेकार अर्थव्यवस्था। तो इसलिए ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, इसको अच्छा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गलत बन गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है आरबीआई की जो एक कार्यशैली है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। तो मॉनेटरी पॉलिसी है होती क्या है इसको समझते हैं। क्या है मॉनेटरी पॉलिसी? व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी? व्हाट इज़ आपका मौद्रिक नीति, इसको समझ लेते हैं। देखो अर्थव्यवस्था जो आपकी होती है देश की, अर्थव्यवस्था में ये आपकी अर्थव्यवस्था होगी, एक देश हो गया पूरा, इसकी अर्थव्यवस्था है, ये आपका देश है, ये देश है और इस देश में अर्थव्यवस्था होगी। इस अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह कितना होना है या फिर कितना नहीं होना, यही डिसाइड करना आपका क्या कहलाती है, मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है, मौद्रिक नीति कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, देश की अर्थव्यवस्था में कितना धन का प्रवाह होना है, देश की अर्थव्यवस्था में कितना धन का प्रवाह होना है, कितना धन का प्रवाह नहीं होना, यही आपकी क्या कहलाती है, मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। बहुत हल्के शब्दों में बताया है मैंने, लास्ट बार और अंतिम बार जो मैं आपको बताऊंगा, देश की अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह कितना होना है, कितना नहीं होना, ये डिसाइड करना आपका मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। आप लोगों को पता होगा कि रुपया कौन छापता है, पैसा कौन छापता है, यही आरबीआई छापता है ना। तो यही रुपया, यही धन किस फॉर्म में आपका अर्थव्यवस्था में जाना है, किस फॉर्म में जाना है, किस तरीके से जाना है, वही तरीका आपका या वही धन का प्रवाह कितना होना है, कितना नहीं होना, वो जो तरीका अपनाया जाएगा वही आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। जो नीति अपनाई जाएगी वही आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। ठीक है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैं अभी तरीका वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसके बहुत सारे तरीके हैं कि किस तरीके से पैसा भेजा जाए और किस तरीके से ना भेजा जाए। दोनों काम होते हैं, धन का प्रवाह होता भी है, धन का प्रवाह नहीं भी होता है, तो वो बहुत सारे तरीके हैं, वो आइए आपके अगले लेक्चर में समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले कभी जो मौद्रिक पॉलिसी बनती थी वो हर 6 महीने में एक बार देश में लागू होती थी, 6 मंथ में एक बार देश में लागू होती थी। लेकिन 2016 से अब जो है ये हर 2 महीने में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी बनती है। पहले 6 महीने में एक बार बनती थी, अब हर 2 महीने में एक बार बनती है। बनाता कौन है? एमपीसी एक कमेटी है, ये जो है अनुशंसा देती है किसको? आरबीआई को। फिर आरबीआई जो है उस जो है मौद्रिक नीति को लागू करता है। ठीक है, ये अनुशंसा देती है कमेटी, आरबीआई उस पर ध्यान रखता है, उस चीज़ को मैनेज करता है, देखता है, उसका इंस्पेक्शन करता है, फिर उसको लागू करता है आरबीआई मौद्रिक नीति को। तो एमपीसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एम का मतलब मॉनेटरी, पी का मतलब पॉलिसी और सी का मतलब कमेटी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी तो ये हो गया, और कमेटी आप खुद लिख देना। इसकी
अनुशंसा या रिकमेंडेशन के आधार पर जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, अब आरबीआई से के जो तरीके हैं कि किस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ ना कि धन का प्रवाह कितना होना है कितना नहीं होना है, इसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो ये धन का प्रवाह कैसे होता है कितना नहीं होता, वो कितने तरीके हैं, आइए उन तरीकों को हम जानते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, बना लीजिएगा। अब जो है कितना क्या है ये जान लेते हैं। जैसे पहला जो तरीका है बहुत हल्का है, न्यूट्रल तरीका, न्यूट्रल स्टैंस। देखो स्टैंस के बहुत सारे मतलब हैं। न्यूट्रल का एक मतलब है उदासीन, स्टैंस का मतलब होता है तरीका भी होता है, रुख भी होता है, ठीक है, कुछ भी आप लिखा सकते, मुद्रा भी होता है। लेकिन आप ध्यान रखना, पहला जो तरीका है कि धन का प्रवाह कितना होना है कितना नहीं, उसमें जो आता है पहला न्यूट्रल आता है, उदासीन आता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें जो होता है, जो ब्याज की दरें होती हैं, ब्याज की दर वो तो ना घटती हैं और ना बढ़ती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर कोई बैंक किसी को जो है ब्याज दे रहा है या फिर ऋण दे रहा है, ठीक है, तो ऋण पे जो इंटरेस्ट लिया जाता है, जो लोन दे रहा है, ठीक है, जो लोन दे रहा है उस पर जो इंटरेस्ट लिया जाता है, इसको फिर से देखिएगा यहाँ पर। जैसे कोई बैंक है, अब वो लोन देता है, ठीक है, कोई बैंक है वो लोन देता है, तो ना तो उसकी कोई ब्याज दर जो है घटती भी है ना बढ़ती भी है उस 2 महीने की मॉनेटरी पॉलिसी में। जो मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में लागू हो रही है, उस 2 मंथ में ऐसा हुआ है कि आपके कौन सा तरीका अपनाया है, आपके न्यूट्रल तरीका अपनाया है, न्यूट्रल स्टैंस का तरीका अपनाया है कि इस 2 महीने में जो है जो लोन चल रहा है उसकी ब्याज दरें ना घटेंगी ना बढ़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बैंक ने किसी को ऋण दिया है, वो आपका 10% है, अब नई मॉनेटरी पॉलिसी लागू की है, तो उसमें जो है कौन सा तरीका लागू किया है, न्यूट्रल स्टैंस का तरीका लागू किया है, उदासीन तरीका लागू किया है। तो अगले 2 महीने भी 10% ही आपका क्या रहेगा, ब्याज दर रहेगी, इंटरेस्ट रेट रहेगा। अब फिर अगले 2 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी लागू की, तो फिर आरबीआई ने कौन सा तरीका लागू कर दिया, न्यूट्रल स्टैंस ही लागू कर दिया। क्या था लागू कर दिया, उदासीन तरीका ही लागू कर दिया। तो फिर आपकी कितनी रहेगी, 10% रहेगी। ठीक है, तो आपकी जो ब्याज दर है वो ना घटती है ना बढ़ती है। तो पहले भी 10% थी और अब लागू कर दी मॉनेटरी पॉलिसी, अब भी 10% है। क्यों? क्योंकि आपका कौन सा तरीका लागू किया है, न्यूट्रल तरीका लागू किया है। तो ये आपकी कैसी नीति है, मौद्रिक नीति है, लेकिन कौन सा तरीका है उसमें, न्यूट्रल तरीका है। तो पहला आपको तरीका समझ में आ गया है। ये इसलिए क्या होगा, क्योंकि ये तरीका इसलिए अपनाया हुआ क्योंकि अर्थव्यवस्था में, जो देश की अर्थव्यवस्था है उससे क्या है, ना बढ़ाने से कोई फ़ायदा हो रहा होगा ना घटाने से कोई फ़ायदा हो रहा होगा। इसलिए कैसी रख दी होगी, सेम वही रख दी होगी। क्यों चक्कर में पड़ रहा है, जो है वही रखो, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, इवन फ़ायदा हो रहा होगा, तो इसलिए वही है। तो एक तरीका तो आपने ये जान लिया, कौन सा, न्यूट्रल स्टैंड। ऐसे नोट्स बनाइएगा बिल्कुल यही फॉर्म में। अगला देखते हैं हम, कैलिब्रेटेड। कैलिब्रेटेड 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 इंग्लिश में ही ध्यान रखना इसको, इंग्लिश हिंदी में इसका अंशशोधित तरीका या रुख। ठीक है, दूसरा कौन सा है, अंशशोधित तरीका, कैलिब्रेटेड रुख। इसमें क्या है आपका, वही बिल्कुल सेम ध्यान रखना, ब्याज की दर जो है, इंटरेस्ट जो है आपका, ब्याज की दर इसमें सिर्फ और सिर्फ बढ़ाई जाती है, ब्याज की दर सिर्फ बढ़ाई जाती है। जैसे आपका बैंक जो है लोन देता है, पहले जो मैंने आपको इससे लास्ट एग्जांपल दिया था 10% था, आपके जो 2 महीने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लागू की गई है उसमें जो है कौन सा तरीका अपना दिया है, कैलिब्रेटेड स्टैंस। कैलिब्रेटेड स्टैंस का मतलब अंशशोधित, थोड़ा सा शोध कर दिया है, मतलब चेंज कर दिया है, अंशशोधित, सुधार कर दिया है। तो उसमें क्या कर दिया है, सिर्फ ब्याज की दर जो है क्या कराई जाती है, बढ़ाई जाती है, सिर्फ क्या करी जाती है, बढ़ाई जाती है थोड़ी सी। तो क्या कर दिया होगा, 10 का
8% कर दिया होगा, बताइए 12% या फिर जो भी आप समझो 14-15 थोड़ी बहुत बढ़ा दी होगी। तो अब क्या जो है लोन पर आपको कितना देना पड़ेगा, 12% देना पड़ेगा अगर आपको उस 2 महीने पीरियड में लोन लोगे तो। उस 2 महीने में उस मॉनेटरी पॉलिसी के जो पीरियड है 2 महीने का, उसमें अगर आप लोन लोगे तो आपको, अगर आपके दोस्त ने 2 महीने पहले लिया है या उस मॉनेटरी पॉलिसी लागू करने से पहले लिया है तो उसे 10% मिलेगा। लेकिन आज नई मॉनेटरी पॉलिसी लागू की है और उसमें जो तरीका अपनाया है वो कैलिब्रेटेड स्टैंस का बनाया है, तो उसमें आपको लोन जो मिलेगा वो 12%। इवन जो वो रखे, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि बढ़ाई जाएगी, सिर्फ 9% या 8% नहीं हो सकती है। तो ये भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का एक तरीका है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका एकोमोडेटिव। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। एकोमोडेटिव समायोजित। इसमें थोड़ा सा अलग काम है। इसमें क्या है, अलग काम है। इसमें क्या होता है आपका, धन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। ठीक है, धन की मात्रा को, उसमें ध्यान रखना जो पिछली मैंने आपको बताई है उसमें ब्याज की दर को क्या है, एक में तो आपको समान रखते हैं, न्यूट्रल रखते हैं, एक में बढ़ा देते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, धन की मात्रा, वो ब्याज की दरें थी दोनों में, ध्यान रखना पहले और दूसरे में आपका ब्याज की दरें थी, इसमें आपका कुछ और है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें धन का प्रवाह की बात होगी। धन का प्रवाह, इसको ध्यान से समझना। उसमें ब्याज की दर की बात हो रही थी, ब्याज दर बढ़ानी है या घटानी है, बढ़ानी है या फिर नॉर्मल रखनी है। इसमें क्या करना है, एकोमोडेटिव स्टैंस में क्या करते हैं, धन का प्रवाह बढ़ाने के संकेत देते हैं, बढ़ाने के संकेत दिए जाते हैं। धन का प्रवाह को बढ़ाने के संकेत दिए जाते हैं। जैसे ये देश है आपका भारत, और भारत देश की आपकी क्या है, एक अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, इसमें धन के प्रवाह के बढ़ाने के संकेत है। मतलब ऐसा मान लो कि अगर देश की अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ रुपया घूम रहा है, ऐसे ही मैं फॉर एग्जांपल मान रहा हूँ, 1 लाख करोड़ रुपया घूम रहा है अर्थव्यवस्था में, तो अब जो है धन का प्रवाह इसमें बढ़ाना है। तो अब जो है इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया इस अर्थव्यवस्था के अंदर आ जाएगा। ऐसा क्यों करते होंगे, ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी क्यों लागू करते होंगे, वो इसलिए लागू करते होंगे, मुझे बताइए। अगर 1 लाख करोड़ रुपया है, दूसरी बार में जो है धन ये वाली पॉलिसी लागू की तो 1.5 लाख, चलो मैं 2 लाख मान लेता हूँ, 1.5 में दिक्कत हो जाएगी, तो 2 लाख करोड़ आ गया, धन का प्रवाह बढ़ गया। ठीक है, तो 1 लाख पहले मैं मान लेता हूँ कि 1 लाख है, तो 1 लाख है, तो 1 लाख में जो है लोगों के पास पैसा उसी रेशियो में होगा, मतलब कि कम होगा। 2 लाख हो जाएगा तो ज़्यादा पैसा हो जाएगा लोगों के पास। तो धन का प्रवाह बढ़ाने का जो कार्य किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि धन अगर कम है तो उससे क्या होती है ना, मुद्रास्फीति घटती है। अब मुद्रास्फीति घटती का मतलब महंगाई घटती है अगर पैसा कम है तो। जैसे कि आजकल आप देख ही रहे होंगे लॉकडाउन में, वो काला बाजारी तो अलग चीज़ है वो जो कर रहे हैं, लेकिन आपने अगर देखा होगा जनरल परसेप्शन है महंगाई घटी है। प्याज जो है आपको कितने रुपए मिल रही है, 25 रुपये धड़ी मिल रही है। बहुत चीज़ें जो है सस्ती हो चुकी है। क्यों, वो मैं भी आगे भी बताऊंगा आपको, लेकिन समझिएगा जब जब इकोनॉमी में पैसा ख़त्म होता है, देश की अर्थव्यवस्था में जो धन का प्रवाह है वो कम हो जाता है, तो महंगाई कम हो जाती है। अब महंगाई कम हो जाती है तो बहुत लोग जो देख रहे होंगे वो खुश हो जाएंगे, तो सर बहुत अच्छी चीज़ है, ये धन का प्रवाह बढ़ाया क्यों धन का प्रवाह क्यों बढ़ाया? धन का प्रवाह नहीं बढ़ाने से ही ठीक था हमारा, कम से कम महंगाई तो घटी थी। तो बेटा महंगाई घटी थी, लेकिन महंगाई घटने से कभी भी ध्यान रखना, महंगाई घटने से कभी भी ध्यान रखना देश का विकास नहीं हो सकता है। देश का विकास नहीं हो सकता है, देश जो है विश्वगुरु नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? अगर महंगाई कम होगी तो आर्थिक वृद्धि कैसे ज़्यादा हो जाएगी? मुझे एक बात बताइए। आर्थिक वृद्धि भी कम होगी, और आर्थिक वृद्धि कम होगी तो बेटा मुझे एक बात बताइए, जीडीपी कैसे ज़्यादा हो जाएगी? जीडीपी तो कम रहेगी ना। एक जनरल परसेप्शन मानी जाती है, बहुत ध्यान से सुनना, जिस देश में जितनी महंगाई होगी
उस देश का विकास उतना ही ज़्यादा होगा। ये एक जनरल परसेप्शन है और ये राइट है, इसको गलत मत समझ लेना। लेकिन ये भी ध्यान रखना, महंगाई एक लिमिट तक होनी चाहिए। ये नहीं कि बेफिजूल की महंगाई, लिमिटेड होनी चाहिए। महंगाई अगर हो रही है तो इसका मतलब देश विकास कर रहा है। महंगाई का एक तरीका होता है होने का, वो नहीं कि बिल्कुल उल जुल तरीके से हो रही है, नहीं, एक तरीका होता है उसका भी। तो अभी जो मैं कह रहा हूँ कि अभी 1 लाख करोड़ रुपए इस अर्थव्यवस्था के अंदर है, वो है तो मुर्दा महंगाई जो है घट रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। इतने बड़े विशाल देश में लोग, पूरे देश में 1 लाख करोड़ रुपये ही है, तो महंगाई घट रही है। महंगाई घटने से जो है देश का विकास घटता है। क्यों घटता है महंगाई घटने से देश का विकास? क्योंकि आर्थिक वृद्धि नहीं होती, और आर्थिक वृद्धि नहीं होती तो जीडीपी कम होती है। क्यों नहीं होती आर्थिक वृद्धि, मुझे बताओ। प्याज जो है 1 रुपये किलो मिल रही है या 10 रुपये की धड़ी मिल रही है, ठीक है। गाड़ी जो है 20-20 हज़ार में मिल रही है, स्कूटी 10-10 हज़ार है, 5-5 हज़ार में। तो मुझे बताइए, जितनी भी चीज़ें हैं जो उत्पादन होती हैं, फिर आपको पता है इन उत्पादन का, ये जितनी भी चीज़ें उत्पादित होती हैं, इन उत्पादन का आप क्या करते हैं, देश में मौद्रिक वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मौद्रिक वैल्यू या फिर मौद्रिक मूल्य। उस मौद्रिक मूल्य को आप क्या है निकालते हैं, तो वही आपका क्या कहलाती है, वही आपका जीडीपी निकलता है। तो मुझे बताइए, प्याज 10 रुपये किलो मिल रही है, गाड़ी जो है 1 लाख की या 20 हज़ार की 10 हज़ार की मिल रही है, या फिर मोबाइल 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 100 रुपये का मिल रहा है। तो जब इनको काउंट करोगे तो मॉनेटरी पॉलिसी कितनी निकल कर आएगी? मुश्किल से 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख पूरे देश की। मतलब एक जनरल एग्जाम को ले रहा हूँ, आपको बिल्कुल सटीक तो नहीं है ये। तो उस हिसाब से जीडीपी भी क्या निकल कर आएगी? कम निकल कर आएगी। अब मुझे बताइए, देश के विकास में क्या काउंट किया जाता है कि देश की जीडीपी कितनी है? जितनी जीडीपी उतना देश विकास कर रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, दिक्कत नहीं हो जाएगी। पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसलिए जो है इस मुद्रास्फीति को, महंगाई को बढ़ाने के लिए जो घटी हुई है, क्या कर दिया जाता है, धन का प्रवाह बढ़ा दिया जाता है। अब धन का प्रवाह अगर बढ़ जाएगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। तो जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो लोग जो है ज़्यादा पैसा लगा लगा के भी चीज़ें खरीदेंगे। कोई गाड़ी अगर 50 हज़ार की है, एक है, तो उसको 2 लोग खरीदने वाले आ जाएंगे, कहेंगे हम 60 देंगे। तीसरे के पास ज़्यादा पैसा, वो कहेगा हम 70 देंगे। चौथा आएगा हम 1 लाख देंगे। तो क्या है, फिर वो बिकेगी 1 लाख की, और जब वो 1 लाख की बिकेगी तो क्या होगा, वो जीडीपी में जुड़ेगी, और फिर भी जीडीपी बढ़ के क्या दिखाएगी, ऊपर। इसका एरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे ना आप? तो इसलिए जो है ये वाली पॉलिसी इसलिए लागू की जाती है, या उस टाइम लागू की जाती है जब महंगाई बहुत कम हो रही हो या महंगाई घटती चली जा रही हो। तो उस महंगाई को घटने ना दिया जाए, थोड़ा सा एक स्तर पर रखे जाए, एक लेवल पर रखा जाए। उस लेवल पर रखने के लिए जो धन का प्रवाह जो है देश में बढ़ाया जाता है, ठीक है। धन का प्रवाह देश में बढ़ाया जाता है, समझ रहे ना आप? वो कैसे बढ़ाया जाता होगा, वो आपका बेटा लोन देकर लोगों को बढ़ाया जाता है, लोगों को ऋण देकर बढ़ाया जाता है, ठीक है। और ऋण भी किस पर, ब्याज दर कैसी, ब्याज दर बहुत कम। बैंक जो है ऋण देंगे, और वो भी कैसी ब्याज दर पर, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर। 10%, 15%, 20% पे नहीं, 1%, 1.5% पर आपको ब्याज देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगे आप तो वो पैसा कहाँ आएगा, आपके पास आएगा, लोगों के पास आएगा। फिर लोगों के पास से वो मजदूर के पास जाएगा। जैसे मैंने बैंक से 10 लाख करोड़ रुपए या 10 लाख ले लिया, फिर मैं क्या करूँगा, उसकी एक फैक्ट्री लगाऊंगा, या फिर कोई काम करूँगा, कार्य करूँगा, या फिर कोई मशीन लगाऊंगा। फिर उस मशीन में मैं अकेला तो कुछ नहीं करूँगा, 10-20 वर्कर रखूँगा, फिर मैं उनको सैलरी दूंगा, मेरा काम भी चलेगा और उनका काम भी चलेगा। ऐसे वो लोग, पैसा कहाँ से कहाँ जाएगा, बैंक से मेरे पास। मैंने प्लांट लगाया, फिर मैंने उसको सैलरी देना स्टार्ट किया, पैसा कमाया, दिया सैलरी, सबके पास ऐसे जाएगा। तो इस तरीके से कार्य करता है, समझ रहे ना आप? तो एकोमोडेटिव आपकी एक स्टैंस हो गया, समायोजित तरीका हो गया, धन का प्रवाह इसमें बढ़ाने के संकेत दिए जाते हैं। इसको जो है एक्सपेंशनरी का मतलब एक्सपैंड, जिसको बोलते हैं फैलना, तो इसको एक्सपेंशनरी तरीका भी बोलते हैं, या एक्सपेंशनरी स्टैंस भी बोल सकते हैं। एक्सपेंशनरी, ठीक है, ये भी एक इसको बोल सकते हैं। तो अगला जो है हमका थर्ड का बात जो देखते हैं, वो 4 देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है। अब ये तो एक्सपेंशनरी हो गया, अब जो मैं बता रहा हूँ वो कॉन्ट्रैक्शनरी बता रहा हूँ। तो मुझे बताओ, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट। कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शनरी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है। ये एक और आएगा इसमें, कॉन्ट्रैक्शनरी,
तो ये आपका संकुचित तरीका हो जाएगा, संकुचित। पहला जो था आपका एकोमोडेटिव वो थोड़ा सा अलग था, ये अलग है। धन का प्रवाह, इसमें घटने के संकेत दे दिए जाएंगे, घटने के संकेत। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो है अर्थव्यवस्था थी, इस अर्थव्यवस्था में जो पिछला मैंने एग्जांपल लिया है, देश की अर्थव्यवस्था है, इसमें जो है आपका धन 2 लाख करोड़ कर दिया था मैंने आपका, ठीक है, 2 लाख करोड़ कर दिया। अब 2 लाख करोड़ करने से क्या हो चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इसको भी कंट्रोल करना है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। जब लोगों के पास हो जाएगा तो लोग जो उड़ेंगे मतलब कि उनके पास पैसा है तो पैसे का रोआब दिखाएंगे। वो कैसे कि 1 लाख की कार नहीं, मैं 2 लाख की लूँगा, मुझे चाहिए 3 लाख की मैं लूँगा, 4 की मैं, 5 की मैं, तो वो रोब दिखाएंगे गलत तरीके से। उससे क्या है, दिक्कत पैदा हो सकती है। तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी का एक ये तरीका लाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्शनरी स्टैंस। इसमें क्या होता है, धन का प्रवाह का घटने के संकेत दिए जाते हैं। जो 2 लाख करोड़ रुपए थे अर्थव्यवस्था में, इसको घटा के क्या कर दिया जाता है, 1 लाख करोड़ कर दिया जाएगा फिर से, ठीक है। मतलब कि महंगाई जो है, जो महंगाई है उसको लक्षित तरीके से अपने उस पर लाया जाएगा जहाँ पर उसको ठीक होना चाहिए। टारगेटेड मुद्रास्फीति लेकर आएंगे, टारगेटेड महंगाई लाएंगे, लक्षित जितनी होनी चाहिए उतनी, ये नहीं कि फालतू में बढ़ी हुई है घटी हुई है। तो अगर बढ़ रही है महंगाई तो भी एक दिक्कत है, घट रही है तो भी एक दिक्कत है। तो बढ़ रही है तो उस स्थिति में क्या करते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग क्या है, उसी हिसाब से चीज़ें खरीदेंगे। पैसा ज़्यादा है तो उसी हिसाब से खरीदेंगे, कम है तो उसी हिसाब से खरीदेंगे। लॉकडाउन में आप देख ही सकते हैं, बहुत हिसाब से चीज़ें चली जा रही हैं, बहुत हिसाब से काम किए जा रहे हैं, फालतू कुछ भी नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो महंगाई भी उसी हिसाब से। तो ये आपको ये भी तरीका समझ में आएगा, कॉन्ट्रैक्शनरी, समझ रहे हैं ना आप, कॉन्ट्रैक्शनरी। तो ये मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई ये तरीका भी अपनाता है, ठीक है। अब आपका फोर्थ आता है, फोर्थ हॉकिंस स्टैंस, हॉकिंस, ठीक है। इसको जो है आरबीआई जो है, या फिर इसे बाज का गिद्ध या गिद्ध का तरीका भी बोलते हैं, या बाज का तरीका भी बोलते हैं। क्या मतलब है इसका, गिद्ध का तरीका और बाज का तरीके का? मैं इसको समझा देता हूं आपका। गिद्ध जैसा तरीका और बाज जैसा तरीका भी बोल देते हैं इसको। गिद्ध जैसा तरीका या बाज जैसा तरीका, वो इसलिए बोलना पड़ रहा है इसको लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि इस स्थिति में क्या है, आरबीआई बहुत चौकन्ना रहता है, आरबीआई जो है बहुत अलर्ट रहता है। आरबीआई क्या रहता है, बहुत अलर्ट। तो उसकी गिद्ध जैसी नज़र और बाज जैसी नज़र रहती है, किस पर, अर्थव्यवस्था पे। अर्थव्यवस्था पर उसकी जो नज़र रहती है वो बाज जैसी, आपने देखा ना, बाज जैसी नज़र है, मेरी चील जैसी नज़र है, तो वो बहुत अलर्ट रहता है उस स्थिति में। तो इस स्थिति में क्या होता है, एक अलग ही तरीका होता है। इसमें क्या करता है आरबीआई, ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी लाता है जिसमें क्या करता है, वो जो धन है, धन का प्रवाह जो है कम करता है। धन का प्रवाह क्या है, कम करता है। अब आपने सोचा होगा कि पिछले वाले में भी धन का प्रवाह कम किया है, तो उसका एक कारण है। इसमें जो है कभी कभी जो है ये इस उद्देश्य से किया जाता है कि जो आपकी मुद्रास्फीति है या फिर महंगाई है, उसको जो है टारगेट स्तर पर या फिर लक्षित स्तर पर लाने के लिए, लक्षित स्तर पर लाने के लिए ये काम किया जाता है, ठीक है। पिछला वाला भी इसी तरीके का है लगभग, लेकिन ये भी थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, बिल्कुल आपकी जो महंगाई है बिल्कुल आपको टारगेट स्तर पर लानी है, जो आपने सोची है 5%, 4%, कितना भी आप जो टारगेट आप सोच रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपका ये अगर नीति अपनाती है तो गिद्ध का तरीका है, बाज का तरीका इसका बोलते हो, क्योंकि नज़रें जो है आरबीआई की बहुत चौकन्ना रहता है, बहुत अलर्ट रहता है कि धन का प्रभाव उसको कम करता है। कम करता है मतलब कि अगर कम करने का मतलब यह है कि महंगाई कम करना है, क्योंकि अगर पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा मतलब कि महंगाई ज़्यादा। कम करना है धन का प्रभाव मतलब कि मुद्रास्फीति जो महंगाई हो रही है उसको क्या करना है, टारगेट स्तर पर लाना है, लक्षित स्तर पर लेकर आना है।
समझ रहे ना आप। तो इसको हॉकिंग स्टैंस भी बोलते हैं। तो आपको मैंने 4-5 तरीके बताए हैं, अकोमोडेटिव, न्यूट्रल, और इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशनरी और आपका हॉकिंग। तो ये आपके कुछ तरीके हैं जिसमें क्या है आपको लोकल में बता रहा हूँ अभी मैं। एक में क्या होता है कि ब्याज की दरें नॉर्मल रहती है, ना घटेंगी ना बढ़ेंगी। एक में ब्याज की दर पे सिर्फ बढ़ाए जाते हैं। एक में क्या होता है धन का प्रवाह जो है कम कर लिया जाता है। एक में क्या है आपका धन का प्रवाह बढ़ाया जाता है, और एक में धन का प्रवाह फिर से क्या है कम किया जाता है। क्यों कम किया जाता है? मुद्रास्फीति को, महंगाई को टारगेट उस पर एक तरीका बना लेते हैं। उसमें जो है टारगेट नहीं करते, उसमें तो बस ऐसी धन निकाल लिया, जितनी भी होगी हो जाएगी, धन डाल दिया, जितनी भी होनी होगी हो जाएगी। लेकिन इसमें इस वाले में एक टारगेट रखते हैं कि हाँ 5%, 10%, 7% जो भी रखना है महंगाई का वो रखते हैं। समझ रहे ना आप। तो ये सारे के सारे आपके तरीके हैं। अब इन तरीकों को लागू करते हैं, लेकिन इसके लिए टूल्स बनाए गए हैं, कुछ उपकरण बनाए गए हैं जिनके सहारे से ही काम होता है, जिनके सहारे से ही काम होता है। मुझे बताओ ये जो है ये तरीके अपनाए जा रहे हैं तो कैसे है कि बैंक में आके जो है आरबीआई वाले डाका डालते हैं, क्या करते हैं, कैसे पैसा ये लोगों की जेब से चुरा के ले जाते हैं, ऐसा कुछ होता होगा क्या? किस तरीके से धन का प्रवाह अर्थव्यवस्था में से कम करते हैं? कोई 1 रुपया अपना देने को तैयार नहीं होगा। कैसे कोई धन का पैसा जो है, धन का प्रवाह जो कम करना है आरबीआई को, वो कैसे जेब से निकाल के ले जाएगा? घरों में से, तिजोरी में से निकाल के ले जाएगा, बैंकों की तिजोरी में कैसे होगा ये? मतलब तो उसके कुछ टूल्स हैं, कुछ उपकरण हैं जिनके सहारे जो धन का प्रवाह ज़्यादा किया जाता है अर्थव्यवस्था में और धन का प्रवाह कम किया जाता है। तो वो टूल्स हैं, वो टूल्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उपकरण अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, वो बहुत ही काम के हैं। जैसे कि आपने सुना होगा SLR बहुत इंपॉर्टेंट, CRR आपका, इसी तरीके से आपका बैंक रेट, और भी बहुत सारे हैं आपके, आपको जो समझने हैं। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये बहुत सारे ऐसे टूल्स से उपकरण हैं जिनको आपको समझने हैं अगले लेक्चर में। इन्हीं टूल्स के माध्यम से धन का प्रवाह कम किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ये तरीका अपनाया जाता है। फिर इन तरीकों के उपकरण जो हैं ये हैं, इनसे कम या ज़्यादा किया जाता है। ये तो अपनाया जाता है कि आरबीआई को लगा इस बार धन जो है अर्थव्यवस्था में ज़्यादा है तो वो संकुचित वाला अपना लेगी तरीका, लेकिन संकुचित वाला तरीका अपनाएगी तो उनमें से ये कोई उठाएगी, वो कैसे भी मैं बताऊँगा अगले लेक्चर में। समझ रहे होंगे आई होप। चलिए आज जो है हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। और कमेंट में अगर कुछ भी चीज़ नहीं आई होगी तो प्लीज़ एक बार बताइएगा, मैं अगले लेक्चर में इसको रिपीट ज़रूर कर दूंगा। आप कुछ भी अगर लिख देंगे उसमें, ठीक है, कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है सर। चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।